मुद्दा है वो ताम्रपाषाण काल है। ताम्रपाषाण काल है, चैल्कोलिथिक एज है। जो ताम्रपाषाण काल है, यहां पे क्या अलग है भाई, पाषाण काल से क्या अलग हो रहा है? तो पाषाण काल से पत्थर के साथ साथ अब तांबे का प्रयोग करने लगे। कल आप लोगों ने पाषाण काल देखा था। पाषाण काल में जो आदि मानव हैं, प्रारंभिक मानव हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं था, उनकी सारी गतिविधियां पत्थर के औजारों के इर्द गिर्द घूम रही थी। तो इस प्रकार क्या है भाई, इस प्रकार जो है प्रत्येक गतिविधि पत्थर के इर्द गिर्द है, किसी भी धातु से परिचित नहीं है, तो पाषाण काल कह रहे हैं। बट पाषाण काल के पश्चात जो आज का यूनिट है ताम्रपाषाण काल, कब से कब तक है? 4000 BC टू 700 BC, 4000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व। तो इस समय काल में क्या है? इस समय काल में तांबे के साथ क्या है? पाषाण उपकरणों का प्रयोग हो रहा है। पाषाण उपकरणों का प्रयोग हो रहा है। तांबे के साथ पाषाण उपकरण है, इसलिए क्या कह रहे हैं? इसलिए ताम्र पाषाण काल कह रहे हैं। अब बच्चों ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर्वप्रथम क्या है? सर्वप्रथम भारत में मानव समुदाय जो है के द्वारा तांबे धातु से, मानव समुदाय तांबे धातु से परिचित हुआ। तो दिस इज द सिनेरियो कि द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द ह्यूमन बीइंग्स दे इंट्रोड्यूस्ड विद द कॉपर मेटल। आइए बच्चों जो है, तो तांबा प्रथम धातु है जिससे मानव परिचित होता है, और उस आधार पर ताम्रपाषाण काल। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता है? सिंधु घाटी सभ्यता में अब तांबे में टिन मिला करके वो कांसा बनाने लगे थे। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो इस ताम्रपाषाण काल के प्रमुख स्थलों को देखा जाए, क्या है? ताम्रपाषाण काल के प्रमुख स्थल, द मेजर चैल्कोलिथिक साइट इन इंडिया इन चैल्कोलिथिक एज। 3 प्रमुख स्थल आपको मिलेंगे, वैसे तो इसके कई सारे सेंटर हैं, बट 3 प्रमुख स्थल आपको दिखेंगे। पहला कहां पे दिखेगा? तो पहला जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है। दूसरा जो है कंसंट्रेशन जो है वो पश्चिमी मालवा क्षेत्र है, पश्चिमी मालवा क्षेत्र है। तीसरा जो है वो दक्कन का क्षेत्र है, दक्कन महाराष्ट्र का क्षेत्र है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी मिलता है, बिहार में भी मिलता है, बंगाल में भी मिलता है। परंतु संस्कृति जो है, ये बेटा देखिए ना, उसमें आप टाइम सिनेरियो पे मत जाइए। जिस जिस इतिहासकार के राइटर की बुक आप उठाएंगे, क्या नाम इनका, श्वेता नाम है, ये श्वेता जो है, ये डेट वाले पे आपको जाना ही नहीं है, ये बहुत ही कंफ्यूज कर देगा। आप मध्यकाल से डेट पे जाइएगा, डेट वाले प्रश्न वो पूछते भी नहीं है। किस इतिहासकार को किसने आधार बनाया हुआ है, मैटर यह है। आप लोगों के लिए बच्चों में बता दूं कि एनसीईआरटी को सबसे पवित्र टेक्स्ट बुक समझा जाता है। एनसीईआरटी के भी क्लास 6, 7, 8 में जो डेटा दिया हुआ है और 11th और 12th में जो डेटा दिया हुआ है प्राचीन भारत के संदर्भ में, उसमें बहुत ज्यादा क्या है, उसमें बहुत ज्यादा आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो इस पे कंफ्यूज मत होइए आप लोग जो है। आइए जो है, तो ताम्रपाषाण जो संस्कृति है, इसके 3 मेजर कॉन्सेंट्रेशन है। कौन कौन है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मालवा क्षेत्र, दक्कन का महाराष्ट्र का क्षेत्र। इसे आहार संस्कृति कहते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान को क्या कहते हैं? इसे आहार संस्कृति कहते हैं। इसे जो है पश्चिम मालवा का क्षेत्र है, तो इसे जो है मालवा संस्कृति कहते हैं। दक्षिण भारत का जो है, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, इसे जोरवे संस्कृति कहते हैं, जोरवे संस्कृति कहते हैं। चलिए बच्चों, अब आपको यह जानना है कि कहां पे कौन से प्रमुख स्थल हैं। तो आइए जो है शुरू करते हैं। आहार संस्कृति का जो प्रमुख स्थल है, आहार संस्कृति जो है, इसका जो प्रमुख स्थल है वो कौन कौन से हैं? तो वो आहार और गिलुंड है, आहार और
गीलुंड है। तो दो प्रमुख स्थल हैं इस संस्कृति के, दो प्रमुख बच्चों स्थल, जैसे भीमबेटका और इन सबों का आपने देखा था कल। आदमगढ़ है, बागोर है, पय्यमपल्ली है, संगनकल्लू है, तीरपक्कम है, चिरांद है, बुर्जहोम है, गुफकराल है, मेहरगढ़ है। वैसे ही संस्कृति के दो प्रमुख स्थल हैं, आहार है, गीलुंड है, एक और है बालाथल है, बालाथल है। अब भाई जरा देखते हैं मालवा संस्कृति जो है, मालवा संस्कृति जो है, मालवा संस्कृति के दो प्रमुख स्थल हैं। कौन है मालवा संस्कृति में? कौन दो प्रमुख स्थल हैं बच्चों? तो एरण और कैथा है, एरण है और कैथा है। अगला जो है वो जोरवे संस्कृति है। अगला कौन सा है? तो अगला जो है जोरवे संस्कृति है। जो जोरवे संस्कृति है, महाराष्ट्र वाला जो जोरवे संस्कृति है, यहां पे कौन से प्रमुख स्थल हैं? तो यहां पर जो है इनाम गांव है, सोनगांव है, इनाम गांव, सोनगांव, जोरवे है। इसके अलावा जो है दैमाबाद है, दैमाबाद है। तो ये सारे जो हैं इसके प्रमुख स्थल हैं। एक चंदौली है, चंदौली बेटा कई जगह पे है, यूपी में भी एक, बनारस के बगल में चंदौली है, आप लोगों के यहां भी हो सकता है। तो ये वहां वाला चंदौली है। आगे बच्चों बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन तीनों के अलावा और भी कुछ क्षेत्र हैं। जैसे बिहार में कौन से स्थल हैं? तो बिहार में कई सारे हैं, चिरांद है, सोनपुर है, सेनुआर है, चिरांद है, सोनपुर है, सेनुआर है, और एक और स्थल है ताराडीह है, ताराडीह है। बिहार में भी तांबा और पत्थर वाली संस्कृति दिखता है। कहां से है? चिरांद है, सोनपुर है, सेनुआर है और ताराडीह है। अगला बच्चों पूर्वी उत्तर प्रदेश है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में नरहन और खैराडीह है, नरहन और खैराडीह है। अगला जो है पश्चिम बंगाल में महिषदल और, पश्चिम बंगाल में महिषदल और पांडुराज ढीबी है। ये सब लिख लीजिएगा, इसे लिखवाऊंगा नहीं। पांडुराज ढीबी है सब बेटा, वहां भी मिल जाएगा आपको, रामचंद्र शर्मा की एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। मैं स्लाइड से हट गया हूं, आप बेटा लिख लीजिएगा, इसे मैं लिखवाऊंगा नहीं। ये सारे प्रमुख स्थल हैं। आहार संस्कृति में आहार है, बालाथल है, गिलुंड है। बिहार में ताराडीह, चिरांद, सोनपुर, सेनुआर है। मालवा संस्कृति में एरण और कैथा है। जोरवे संस्कृति में इनाम गांव, सोनगांव, जोरवे, दैमाबाद और चंदौली है। पश्चिम बंगाल में महिषदल और पांडुराज ढीबी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में नरहन और खैराडीह है। आइए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अगला मुद्दा हम लोग देखते हैं कि ताम्रपाषाणिक संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ताम्रपाषाणिक संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो अभी तो शुरुआती मानव है भाई ना, पाषाण काल से अभी जस्ट आगे बढ़े हैं। पाषाण काल में कंद मूल फल फूल खाने वाले लोग थे, वो तो नवपाषाण काल आ गया कि खेती करना शुरू कर दिए। तो अभी नए नए मानव है, नए नए मतलब कि अभी प्रिमिटिव ह्यूमन बींग्स हैं। कोई राजनीतिक संरचना नहीं उभरा था, तो विशेषताओं में राजनीतिक दशा हम लोग नहीं देखेंगे। क्या देखेंगे भाई? ताम्रपाषाणिक संस्कृति की जो है सामाजिक दशा देखा जाएगा। अगला जो है ताम्रपाषाणिक संस्कृति की जो है आर्थिक दशा देखा जाएगा, आर्थिक दशा देखा जाएगा। और जो है ताम्रपाषाणिक संस्कृति की जो है धार्मिक दशा देखा जाएगा, धार्मिक दशा देखा जाएगा। देयर आर द सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ चैल्कोलिथिक एज। आइए बच्चों एक एक करके अब देखा जाए। सामाजिक दशा क्या है? ताम्रपाषाणिक संस्कृति की जो है सामाजिक दशा क्या है? तो सामाजिक दशा में क्या बताएंगे भाई? सामाजिक दशा में है कि लोग कच्ची मिट्टी के घरों में रहते थे, कच्ची मिट्टी के घरों में रहते थे। गांव से हैं, कच्चा मिट्टी वाला मकान देखे हैं? कच्ची मिट्टी के घर कैसे बनता है? बांस, बल्ली, घास फूस। कच्ची मिट्टी के घर के ऊपर नरिया और थपुआ, ये सब शब्द सुने हैं कि नहीं सुने हैं? अरे कच्ची मिट्टी वाला जो छत वाला ऊपर वाला भाग होता है, उसे हम लोगों के यहाँ तो नरिया थपुआ बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ बेटा क्या बोलते हैं? जो नरिया थपुआ रहता है वो किस पे रखा जाता है? तो बांस लगे होते हैं, उसमें बल्ली लगा होता है, पतलो कहते हैं बेटा हम लोगों के यहाँ पे, पता नहीं आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं।
बांस बल्ली पे वो पतलों पतलों के ऊपर फिर मिट्टी मिट्टी रख करके समतल समतल करके उस पर नरिया और ठपुआ रखते हैं। तो कच्ची मिट्टी का घर जो है, पहले के लोग बच्चों जो थे ना, भारत के जो पहले के लोग थे ना, कई बार मैंने आप लोग से कहा ना, है प्रीत जहां की रीत सदा मैं बात वहीं का। क्या लोग थे, क्या सोच थी। सारा जो बेटा ये सब गफलत किया हुआ है ना, तापमान जो 48 डिग्री पहुंच रहा है, तापमान, पक्की मिट्टी का, पक्की ईंटों का घर बन रहा है, कंक्रीट का जंगल बना रहे हैं, हर घर में एसी लग रहा है। एसी जो है कार्बन फ्लोरोकार्बन गैस जो है सीएफसी गैस निकाल रहा है। वो सीएफसी गैस फ्रिज में से भी निकल रहा है, जो रेफ्रिजरेटर है उसमें से भी वो गैस निकल रहा है। ये गैस क्या है भाई? ये गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, छप्पर भी कहते हैं बेटा, शाबाश, छप्पर भी बोलते हैं। अरे बच्चों, आप 150 साल, ऐसा नहीं है कि आपके परपोते और 5-7 पुश्त बाद लोग देखेंगे। आप अपने जीवन में ये सब देख करके जाएंगे। अपने ही जीवन में बेटा 40-50 साल वेट कर लीजिए, जब बुढ़ौती आप लोगों का आएगा, बुढ़ौती आएगा तो आप देखेंगे कि वाह, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। आप लोग अपने आंखों से देखेंगे और कहेंगे गुजरा हुआ जमाना आ गया फिर से दोबारा। क्यों भाई? क्योंकि पहले हम लोग क्या थे? पहले हम लोग इको फ्रेंडली थे। इको फ्रेंडली, उसमें चना का बच्चों जो बनता है, हम लोगों के यहाँ घुघरी बोलते हैं। चना आलू डाल करके खूब मसाला वसाला डाल करके, जो अरे दिल्ली में तो जो मिलता है बच्चों ना, वो मिलता है, छोला और कुलचा कहते हैं उसको। भटूरा टूरा खाने के बड़े शौकीन हैं हम लोगों के यहाँ। इको फ्रेंडली लोग हैं। इको फ्रेंडली लोग मतलब कि वो पीपल का पत्ते वाला दोना होता है, पीपल का पत्ता का दोना, उसमें चना आलू का घुघरी बोलते हैं। घुघरी बोलते हैं आप लोग के यहाँ, जो भी कुछ बोलते होंगे। ये बच्चों क्या, ये हम लोग के बचपन में ये सब था। आजकल तो वो प्लास्टिक वाले उसमें खा रहे हैं। शादी विवाह भी हो रहा है तो प्लास्टिक का प्लेट है, सफेद सफेद देखने में जो है बड़ा अच्छा लगता है, जलाइए तो उसमें से प्लास्टिक पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। पहले के लोग बच्चों क्या थे? पहले के लोग इको फ्रेंडली थे। इको फ्रेंडली, पीपल का पत्ता जो है बरगद का पत्ता वाले में उसमें खा रहे हैं, उसका वो बनता था, पत्तल बनता था। पत्तल जो है खाने पीने के बाद अपना जला दिए। कुछ भी ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक है वो पर्यावरण को नुकसान कर रहा है। खाने में भी बच्चों आज की तरह जो है मैगी पास्ता और कोल्ड ड्रिंक थम्स अप कोला वाला हिसाब नहीं था। हर घर में दूध होता था, मट्ठा पी रहे हैं, दूध दही खा रहे हैं, भले चंगे स्वस्थ हैं। कच्ची मिट्टी का आप देखिएगा जमाना लौटेगा बच्चों। ये मैं कह रहा हूं, ये सब 200-400 साल बाद आपके जीते जी होगा। कच्ची मिट्टी के घरों का जमाना फिर से लौटेगा। क्यों? क्योंकि वो इको फ्रेंडली है। पक्की ईंटों का मकान, इतनी गर्मी पड़ रहा है ना, तप रहा है, जैसे लग रहा है कि खौल रहा है। कच्ची मिट्टी के मकानों में बेटा जितनी गर्मी पड़ती थी उतनी शीतलता होता था। घर पे बेटा आप लोगों के भी फ्रिज है, हम लोग एक मटका रखे हुए हैं। मटके के पानी की जो सौंधी सौंधी खुशबू आती है पीते समय, वो फ्रिज वाले में कहां है भाई? पढ़े लिखे लोग अब लौट चले वाले राह पर चल रहे हैं कि ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड मतलब हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पुरखे थे, उस जमाने में बेटा बैरिस्टर की डिग्री उन लोगों के पास नहीं थी। उस जमाने में वो एमबीए एमसीए नहीं किए थे, लेकिन दुनियादारी का जो मैनेजमेंट उनको पता था, दुनियादारी का जो फलसफा उन्हें पता था। अब पढ़ लिख करके जब सारा ज्ञान मिल रहा है तो अब लौट चले की तरफ चल रहे हैं। सबके घर में, गांव में भी अब सबके घर में फ्रिज है बच्चों, लेकिन मटके वाला जो पानी पीजिए ना, उसकी पीते समय जो सौंधी सौंधी मिट्टी वाली खुशबू आती है और उसकी शीतलता, फ्रिज के पानी की शीतलता, वो पीने से ही लगता है आर्टिफिशियल है। मटके वाले का तो मजा आ जाता है भाई पी के। तो सब बच्चों वो अब भूल जाइए, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। आएगा 100-200 सालों के बाद, नहीं आपके जीते जी आएगा। तो चलिए, सामाजिक दशा कैसी थी? लोग कच्ची मिट्टी के घरों में रहते थे। घर जो थे घास फूस बांस बल्ली के बने हुए थे। अगला बच्चों जो है, इनके घरों का आकार कैसा था? तो इनके घरों का जो आकार है वो आयताकार और गोलाकार होता था। आयताकार और गोलाकार आकार होता था। अगला आप देखा जाए भाई, सामाजिक दशा कैसा है? तो सामाजिक दशा में ये लोग, समाज का मुख्य पेशा कृषि और पशुपालन था। कृषि और पशुपालन था। मनोरंजन के लिए क्या करते थे? तो मनोरंजन के लिए शिकार खेलते थे, पक्षियों को लड़ाते थे, तो these all were the mode of amusement of the Chalcolithic men or the Chalcolithic society। चलिए बच्चों, अब इसके अलावा क्या है? इसके अलावा जो है मिट्टी और तांबे के बर्तन मिलते हैं। इन बर्तनों में क्या है? इन बर्तनों में जोरबे से कैसा बर्तन मिलता है? टोटीदार बर्तन मिलते हैं। टोटीदार बर्तन मीन्स की, मान लीजिए बच्चों की कोई केतली है, तो इस केतली में यहां पे ऐसे टोटी लगा हुआ है। चाय की दुकान पे वो चाय देने वाले का जो देखे ना केतली होता है, उसमें टोटी लगा ऐसे चाय निकलता है। मतलब अब क्या है भाई, अब सभ्यता की ओर अब धीरे धीरे समझदार। अरे भाई, मध्यपाषाण काल में ही होमोसेपियंस जो तार्किक मानव है वो आ गया है। अब ताम्रपाषाण काल में क्या है? अब धीरे धीरे सभ्यता की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सेंसिटिविटी इनके अंदर आ रही है।
अब बर्तन में क्या है, टोटीदार वाला बर्तन प्रयोग कर रहे हैं, केतली का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए, तो ये बच्चों अभी प्रारंभिक मानव है, संस्कृति अभी सभ्यता नहीं है। इस सिंधु घाटी सभ्यता के पहले के 2 यूनिट छूटे हैं भाई ना, पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। तो अभी नए नए मानव हैं, समाज बस इतना ही, उससे ज्यादा इनका समाज नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है बेटा, या सब ऊपर से जा रहा है? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आ रहा है तो बढ़िया है, जा रहा है बेटा तो फिर से कुछ बहुत ऐसा नहीं है ना कि कुछ कठिन बेटा नहीं, एकदम साधारण सी चीज है। घर कैसा होगा? बांस बल्ली घास फूस का होगा। आकार कैसा है? तो आयताकार है, गोलाकार है। बर्तन कैसा है? तांबे का है, मिट्टी का है। बर्तन में कौन सा बर्तन यूज कर रहे हैं भाई? तो बर्तन जो है OCW है, OCW है और BRW है। ऑर्चार्ड कलर वेयर है, गेरुआ मृदभांड है, काले और लाल मृदभांड है। आइए बच्चों जो है अब आगे बढ़ा जाए हम लोग, और इसमें हम लोग देखते हैं कि आर्थिक दशा कैसी है। ताम्रपाषाण काल की आर्थिक दशा कैसा है, इकोनॉमिक कंडीशन उनका कैसा है। आर्थिक दशा में क्या होगा? आर्थिक दशा में जो है सबसे पहला मुद्दा कृषि आता है। OCW का मतलब बेटा होता है, कौन है? जसराज हैं। ऑर्चार्ड कलर वेयर है, ऑर्चार्ड कलर वेयर मतलब गेरुआ मृदभांड। अभी अच्छे से पकाना नहीं जान रहे हैं। अरे बच्चों, बर्तन जो कच्ची मिट्टी का बर्तन उसे आग में तपाते हैं तब जाकर के वो पकता है ना। तो अच्छे से पकाना नहीं जान रहे हैं तो वो गेरुआ रंग का है। जब अच्छे से पकाना जान गए हैं तो काले और लाल मृदभांड है। ऊपर लाल रंग से उस पर लेप लगा रहे हैं, उस पर काले रंग से चित्र बना रहे हैं, अंदर का काला रंग से लेप कर दे रहे हैं, काले और लाल मृदभांड है। आइए बच्चों, कहां पे हम लोग मूव करते हैं? तो आर्थिक दशा पे मूव करते हैं। आर्थिक दशा में जो पहला मुद्दा है वह है कृषि की दशा कैसी है। तो खेती की शुरुआत आपने कब देखा था? खेती की शुरुआत नवपाषाण काल में ही हो गया था। नवपाषाण काल में खेती की शुरुआत हुआ तो मानव जीवन, जो घुमक्कड़ मानव जीवन है, वो अस्थायी हो गया। बंजारा जीवन अब अस्थायी रह करके जीवन जीने लगा। नवपाषाण काल में बच्चों जब खेती हुआ, खेती के लिए एक जगह पे रहना होगा भाई ना, उसको सिंचाई करना है, कुड़ाई करना है, घास फूस निकालना है, उसका एक जगह पे रहना पड़ेगा, तो अस्थायी हो गए। अब बंजारा जीवन खत्म हो गया। अब अनाज जब पैदा हुआ तो रखेंगे कहां? तो पहली बार बर्तन भी कब बनाते हैं? नवपाषाण काल में ही बनाते हैं। तो खेती अब ताम्रपाषाण काल में भी हो रहा है। किसकी खेती कर रहे हैं? तो कृषि में जो है जौ है, गेहूं है, चावल है, रागी है। ये क्या थे? ये जो है मुख्य खाद्यान्न फसल थे। These all were the main staple crops, मुख्य खाद्यान्न फसल थे। चलिए बेटा, लेट हो गई तो बढ़िया है, आ जाइए, जो है लाइव क्लास चल ही रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं पशुपालन किसका कर रहे हैं। तो पशुपालन जो है भेड़ है, बकरी है, गाय है, बैल है। पशुपालन का जो इनका मुख्य उद्देश्य रहता है, सुअर भी बेटा, सुअर का भी पशुपालन था। मुख्य उद्देश्य क्या है? मांस और दूध के लिए पशुपालन कर रहे हैं। मांस और दूध के लिए जो है वो पशुपालन हो रहा है। अगला मुद्दा बच्चों क्या है? हथकरघा उद्योग कैसा है। आज की तरह मोबाइल फोन थोड़ी बन रहा था, आज की तरह जो है डिजिटल बोर्ड और लैपटॉप थोड़ी बन रहा था। प्रारंभिक मानव है भाई, तो कुछ प्रारंभिक टाइप की ही चीजें बना रहे होंगे। सबसे प्रमुख जो इनका उद्योग रहता है वो कौन सा रहता है? तो सबसे प्रमुख उद्योग जो है बर्तन निर्माण उद्योग है। हर घर में, गांव में क्या चाहिए? गांव में बर्तन चाहिए, तो बर्तन निर्माण उद्योग है। कैसे बर्तन है? तो मिट्टी और तांबे के बर्तन है। अगला बच्चों कौन सा उद्योग है? कुछ लोग मेरा पहले क्लास किए हैं क्या, या खजाना वाले में से कुछ लोग लग रहा है कि देखे हुए हैं। आगे आगे मुझे क्या बोलना है, आगे आगे वो बता रहे हैं। ये गलत बात है बेटा, इसे चीटिंग कहते हैं। तो आइए, जो है बर्तन निर्माण उद्योग हो गया। अगला क्या है? अगला जो है मूर्ति निर्माण उद्योग है। मूर्ति निर्माण उद्योग है। संस्कृति का बच्चों मतलब क्या होता है? संस्कृति का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति एक जगह पर रहता है और एक जगह पे उसके निश्चित विश्वास, निश्चित मान्यताएं, निश्चित परंपराएं होती हैं, उसे संस्कृति कहते हैं। जैसे हिंदू संस्कृति है तो हिंदू धर्म के लोगों का निश्चित विश्वास है, निश्चित मान्यताएं हैं, निश्चित परंपराएं हैं। इस्लामिक संस्कृति कहते हैं, इस्लाम धर्म के लोगों के अपने निश्चित विश्वास है, निश्चित मान्यताएं हैं, निश्चित परंपराएं हैं। तो वैसे ही क्या है? वैसे ही जो है अब मूर्ति बन रहा है, मतलब धर्म के प्रति इनकी जागरूकता बढ़ रही है। मूर्ति निर्माण उद्योग जो है प्रमुख उद्योग के रूप में होने लगता है। अगला जो है धातु शोधन उद्योग। धातु शोधन उद्योग। धातु शोधन उद्योग का मतलब क्या है? मेटलर्जिकल इसे कहेंगे। तांबा का बर्तन कैसे बनेगा? तांबे को पिघला करके बनेगा, पिघला करके उसका एक सांचा बनाएंगे। आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता में डांसिंग गर्ल का मैंने बताया था कि डांसिंग गर्ल जो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बना था, लुप्त मोम विधि से बना था। याद है बेटा या खत्म हो गया? जो डांसिंग गर्ल की मूर्ति मैंने बताया था लुप्त मोम विधि से बनता है, याद है या खत्म हो गया?
या शायद इस बैच में नहीं बताया था, ये बताया था। ये डिटेल में फिर से आपको आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना है, कला और संस्कृति जब आपका शुरू होगा तो डिटेल में फिर से वहां पर पढ़ना है। चलिए, तो ये सारे इनके अपने उद्योग हो गए। अब मुद्दे की बात है, मन का कौन सा था? तो मन का जो है दो प्रकार का था। मन के जो हैं स्टेटाइट के हैं, स्टेटाइट मतलब मृदु पत्थर के हैं। मन के जो हैं टेराकोटा का है, टेराकोटा मीन्स की मिट्टी का बना हुआ है। आइए भाई अब धार्मिक दशा देख लेते हैं। धार्मिक दशा कैसा है? तो धार्मिक दशा में शवों को दफनाने के साथ क्या है? दफनाने के साथ मृत व्यक्ति के डेली यूज मतलब दैनंदिक प्रयोग की वस्तुएं कब्र में रखी जाती थी। अगर कोई व्यक्ति मर गया तो मरने के बाद क्या करते थे? लोटा रखते थे, थाली रखते थे, ग्लास। उस कब्र में क्या करते थे? लोटा है, थाली है, ग्लास है। खराऊ शब्द नाम सुने हैं? इतिहास बच्चों देखिए, जो गांव से बच्चे होते हैं ना उनको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, जो शहर वाले होते हैं ना उनको कुछ समझ में ही नहीं आता है। चलिए भाई, राहुल देखिए रागी बता रहे हैं। रागी क्या होता है? कोई पूछ रहा था सर रागी क्या होता है। कभी कभी कुछ गूगल कर लीजिए बेटा ना, गूगल भी बहुत बड़ा टीचर है आपका, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज बताता है, गूगल कर लिया कीजिए। सॉफ्ट स्टोन बेटा अपने यहां पे भी मिलता था, बाद में ये अफगानिस्तान से भी मंगाते थे। क्या मैं कुछ पूछ रहा था आप लोगों से? यस सर आप लोग बोल रहे हैं। हाँ अच्छा, खड़ाऊ पूछ रहा था। खड़ाऊ बेटा चप्पल को कहते हैं। खड़ाऊ मतलब लकड़ी का वो बना होता था। आज चप्पल में फीता लगा होता है ना, खड़ाऊ में फीता होता नहीं होता था, बस आगे अंगूठा और बीच वाली अंगुली को प्रेस करने के लिए एक लकड़ी का ऐसे था, ऊपर ऐसे नॉब बना होता था। तो आप और मैं चल भी नहीं पाएंगे, जिसको अभ्यास नहीं है वो नहीं चल पाएगा। तो खड़ाऊ को दफनाते थे, बर्तन रखते थे, लोटा रखते थे, ग्लास रखते थे, कुत्ते को भी दफनाते थे, कुत्ते को भी दफना देते थे। अब बच्चों मुझे बताएंगे जरा कि क्यों जो है उसको दफना देते थे? एक आदमी मर गया, आज मर गया तो जाकर उसको जला दिए या दफना दिए। उस जमाने में ये थरिया, लोटा, गिलास और खड़ाऊ और कुत्ता दफनाने का क्या मतलब रहा होगा? कुछ तो भाई रहा होगा ना, तब तो ये सारी चीजें डालते होंगे। तो इसके डालने का बच्चों, जो मृत व्यक्ति के साथ इन सारी चीजों को दफनाने का चलन था, अब धीरे धीरे अब आदि मानव नहीं रहे, अब दिमाग से ठीक ठाक हो गए हैं। अब इनके अंदर धर्म की भावना, इनके अंदर संस्कृति की भावना, निश्चित विश्वास और परंपराएं जो हैं वो पनपनी शुरू हो गई हैं। अब इनके अंदर ये विश्वास आना शुरू हो गया है कि आत्मा क्या है? आत्मा अजर अमर है। आत्मा अजर अमर है, जो शरीर है वो क्या है? वो नश्वर है, एक दिन मिट जाएगा, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, मतलब शरीर क्या है? शरीर नश्वर है, इसी मिट्टी में विलीन हो जाएगा। आत्मा क्या है बच्चों? आत्मा अजर अमर है। अब ये जब आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, उसको अपनी जरूरतें महसूस होंगी, तो जरूरत महसूस होगा तो खड़ाऊ पहन लेंगे, भूख प्यास लगेगा तो लोटा, थाली, गिलास रखा है, खाना वाना खा लेंगे। कुत्ता सबसे वफादार जानवर होता है, सबसे पालतू में सबसे वफादार है, तो कुत्ते को दफनाए हुए हैं कि कुत्ता साथ में रहेगा तो रक्षा करेगा। तो मुद्दे की बात क्या है कि अब इनकी निश्चित धार्मिक परंपराएं, निश्चित धार्मिक विश्वास जो है उभरने शुरू हो गए थे। घरों में ही दफना देते थे भाई, शवों को घरों में ही दफना देते थे। हाँ बेटा मैं पढ़ लिया, नैन्सी जो है आपकी फूफा जी आज भी खड़ाऊ पहनते हैं, और बहुत बड़ी बात है कि आज के जमाने में अगर कोई खड़ाऊ पहने बेटा तो वही उनका समर्पण और उनकी अपनी परंपराओं से लगाव को ही समझा जा सकता है। मुद्दे की बात क्या है भाई? तो कुत्ते को जबरदस्ती दफनाते थे। कौन सा कुत्ता कहेगा कि हाँ मर गए तो दफनाइए, मुझे बड़ा मजा आ रहा है? कुत्ते को बेटा जबरदस्ती ही उसमें दफनाया जाएगा नहीं, कुत्ता कहेगा कि हाँ मजा आ रहा है दफना दीजिए। सबको अपनी जान से उतना ही मोह और माया है बेटा जितना आपको और मुझे है। तो ऐसे में क्या है? ऐसे में जो है घर के अंदर ही क्यों दफना रहे हैं? तो घर के अंदर दफनाने का मतलब क्या है? तो अब इनके अंदर ये भावना आ गई है कि जो घर का व्यक्ति मरा है, जो वृद्ध व्यक्ति मरा है, वो घर का व्यक्ति, वो सदात्मा है, वो अच्छी आत्मा है, ही इज द प्योर सॉल। घर के अंदर क्यों दफना रहे हैं? कि सदात्मा है, अच्छी आत्मा है, इनको घर के अंदर ही दफना दीजिए। ये क्या करेंगे? तो जो बुरी आत्माएं हैं, जो बैड सॉल हैं, बुरी आत्माओं से क्या करेंगे? घर के लोगों की रक्षा करेंगे। कहानी बेटा खत्म हो गया। इसके अलावा ये क्या करते थे? इसके अलावा जो है वृषभ की पूजा कर रहे हैं, वृषभ की पूजा कर रहे हैं, मातृ देवी की पूजा कर रहे हैं, वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस, वर्शिप ऑफ बुल, these all were the various methods of their religious beliefs। चलिए बच्चों जो है, नहीं गलत तरीके का कमेंट नहीं करना है। युवराज जो है, युवराज कुछ भी गलत कमेंट बेटा नहीं करना है। जिंदगी का देखिए ना नजरिया होता है, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि अभी भी आदि मानव हैं, और उनके नजर में अगर आपको देख ले, फटैया जींस आप लोग पहनते हैं ना, किसी का घुटने पे फटा हुआ है, किसी का जांग पे फटा हुआ है, मतलब हद है भाई ना। आप लोग अपने आप को सोचिए ना कि आप कौन लोग हैं।
फूफा जी को तो आपने युवराज बोल दिया, बेटा ब्लॉग भी करवाया जाता है, एक बार बोला जाएगा ब्लॉग भी हो जाएंगे, कुछ भी किसी के ऊपर। गांधी जी ने कहा था ना, एक उंगली किसी को दिखाते हैं, तीन अपनी तरफ आता है। आपको कोई देख ले, मतलब नया कपड़ा कोई फटा हुआ भी पहन सकता है भगवान, मतलब कलयुग बेटा ना, घोर कलयुग आ गया है। मतलब अपना बेटा बस चले तो 10-20 थप्पड़ मारे, वही 10-20 थप्पड़ तो बेटा नया हम लोग हैं पटक के मारे जो है, 1000-2000 रुपया भी खर्च करें जो है, और 1000-2000 रुपया खर्च करके फटा हुआ कपड़ा खरीदें। पता नहीं कौन सी जनरेशन है, उस फटे हुए जींस में क्या मजा आप लोग को मिल जाता है। आप लोगों को देख करके भी आदमी कुछ ना कुछ कहता ही होगा, लोगों का काम है कहना जो है। चलिए जो है ताम्रपाषाण काल लिखिए जो है। नहीं बेटा, कम से कम देखिए ना, कुछ भी जो कहा गया ना, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे। अरे वो फटा वाला जींस भी ना सब 2-2 हजार 2,500 का आता है। और शादी में किसी को अगर मैं देख लिया कि वो फटा हुआ या ऐसा खून खोल जाता है, लेकिन क्या आदमी बोलेगी, जाने तो सब यहां की बात है ना, भ्रष्ट हुआ है तो कौन उसको सुधारने जाए। चलिए लिखिए जो है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल। हम लोग के बचपन वाले जो गुरुजी थे बेटा ना, बहुत प्यार और बहुत दुलार नहीं दिखाते थे। जहां से होमवर्क मिलता था, जहां से भूले हैं तो जो उनको डंडा मिल गया, झाड़ू मिल गया, अब वहां से फिर वो बताते थे, वहीं से लतियाना शुरू करते थे। और ऐसा नहीं था कि एक आध दो डंडा की फॉर्मेलिटी करें। एक कहावत सुने होंगे ना, लात के डर से भूत भी भागता है। तो वो एक दिन पिटाई होने के बाद अगले दिन ना किसी को कहने की जरूरत नहीं होती थी कि होमवर्क कर लो या इसे रट लो। वो पारा दिमाग का ऑटोमेटिक जो है चढ़ा हुआ रहता था कि जल्दी से रट लो, नहीं तो कल फिर जो है। लिखिए ताम्रपाषाण काल। लिखिए जब मानव समुदाय के द्वारा जब मानव समुदाय के द्वारा जो है जब मानव समुदाय के द्वारा पत्थर के साथ साथ सर्वप्रथम तांबे धातु का पत्थर के साथ साथ सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया जाने लगा। तांबे धातु का प्रयोग किया जाने लगा। तो उस कालखंड को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। उस कालखंड को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। हाँ बेटा युवराज, मैंने माफ कर दिया बेटा, आपने माफी मांग लिया, मैं आपको माफ कर दिया। अब नोट्स बनाइए जो है। पत्थर के साथ साथ तांबे के औजार का प्रयोग करने लगे तो उस कालखंड को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ताम्रपाषाणिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति का ताम्रपाषाणिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। ग्रामीण संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। यहां के लोग कच्ची मिट्टी के घरों में रहते थे। यहां के लोग कच्ची मिट्टी के घरों में रहते थे जो कि घास फूस कच्ची मिट्टी के घरों में रहते थे जो कि घास फूस बांस बल्ली के बनाए गए थे। कच्ची मिट्टी के घरों में रहते थे जो कि घास फूस बांस बल्ली के बनाए गए थे। नेक्स्ट कीजिए। एरण और जोरवे संस्कृति से कुछ स्थानों पर कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। एरण और जोरवे संस्कृति से कुछ स्थानों पर कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। तथा आहार संस्कृति से पत्थर के टुकड़ों से कुछ आवास बनाए गए हैं। पत्थर के टुकड़ों से कुछ आवास बनाए गए हैं। कॉमा दे दीजिए। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ताम्रपाषाणिक संस्कृति में पक्की ईंटों का प्रयोग यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ताम्रपाषाणिक संस्कृति में पक्की ईंटों का प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। पक्की ईंटों का प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए। इस संस्कृति के लोगों के आपको बेटा किस लिए माफ कर दिया जाए, गुंजेश जो है लिखिए बेटा जो है। इस संस्कृति के लोगों के घरों का आकार मुख्यतः गोलाकार एवं आयताकार मिलता है। इस संस्कृति के लोगों के घरों का आकार मुख्यतः गोलाकार एवं आयताकार मिलता है। नेक्स्ट। ताम्रपाषाणिक संस्कृति के नेक्स्ट पॉइंट बच्चों। ताम्रपाषाणिक संस्कृति के आजीविका का मुख्य साधन कृषि कार्य था। ताम्रपाषाणिक संस्कृति के आजीविका का मुख्य साधन कृषि कार्य था तथा इसके अलावा
मछली पालन एवं पशुपालन भी, इसके अलावा मछली पालन एवं पशुपालन भी आजीविका के अन्य साधन थे। मछली पालन एवं पशुपालन भी आजीविका के अन्य साधन थे। नेक्स्ट, लोग कृषि कार्य के अलावा मनोरंजन के रूप में पक्षियों को लड़ाना तथा शिकार खेलते थे पक्षियों को लड़ाना तथा शिकार खेलते थे। नेक्स्ट है, इस संस्कृति के कुछ स्थलों से टोटीदार मृदभांड के साक्ष्य मिलते हैं। इस संस्कृति के कुछ स्थलों से टोटीदार मृदभांड के साक्ष्य मिलते हैं। ब्रैकेट में कर लीजिएगा जोरवे संस्कृति, ब्रैकेट में जोरवे संस्कृति, हेडिंग दे दीजिए आर्थिक विशेषता। देखिए, इस संस्कृति के लोगों का मुख्य पेशा कृषि कार्य था। इस संस्कृति के लोगों का मुख्य पेशा कृषि कार्य था। इसके अंतर्गत लोग जौ, गेहूं, चावल और रागी जैसे खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करते थे। जौ, गेहूं, चावल और रागी जैसे खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करते थे। नेक्स्ट, कृषि के साथ साथ लोगों की निर्भरता पशुपालन पर बना हुआ था। कृषि के साथ साथ लोगों की निर्भरता पशुपालन पर बना हुआ था। फुल स्टॉप। पशुओं का मुख्य प्रयोग दूध और मांस के लिए किया जाता था। फुल स्टॉप। गाय, सुअर, बकरी, कुत्ते आदि प्रमुख पालतू पशु हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, आदि प्रमुख पालतू पशु थे। नेक्स्ट, आर्थिक गतिविधियों में उद्योग के अंतर्गत हथकरघा उद्योग प्रचलित था। इसके अंतर्गत बर्तन ब्रैकेट में मिट्टी और तांबे के बर्तन, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, मूर्ति निर्माण और धातु शोधन उद्योग प्रमुख था। नेक्स्ट, ताम्रपाषाणिक स्थलों से मनके की प्राप्ति हुई है। ये मनके, ताम्रपाषाणिक स्थलों से मनके की प्राप्ति हुई है। ये मनके टेराकोटा ब्रैकेट में मिट्टी तथा स्टेटाइट ब्रैकेट में मुलायम पत्थर ब्रैकेट क्लोज के बने होते थे, के लिए होता था। ये बच्चों जो है ना, ताम्रपाषाण काल 700 बीसी तक जा रहा है, 700 ईसा पूर्व तक, 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 700 ईसा पूर्व तक। तो शुरू में केवल वो मांस के लिए प्रयोग करते थे, बाद में धीरे धीरे वो क्या करते हैं, दूध के लिए भी उसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। नेहा जो है एक लंबा समय काल है बेटा, लगभग जो है 3300 सालों का कह सकते हैं कि ये समय काल है। 3300 साल बहुत बड़ा कालखंड होता है। आज से बच्चों 200 साल पहले जो है 1857 का विद्रोह भी नहीं हुआ था। 1857 का विद्रोह 1857 में, 2057 आएगा तब 200 साल होगा। तो 200 साल में कितना दुनिया बदल रहा है, वो 3300 साल का लंबा कालखंड है। अगला कीजिए बच्चों, जो है कौन सा पॉइंट बोल रहा था मैं, हाँ, धातु और स्टेटाइट के बने होते थे। नेक्स्ट है, अच्छा इसी वाले क्लास में कोई पूछा था ना कि पर्दा प्रथा नहीं था, तो मैंने क्या नाम था उस बच्ची का भाई, आज वो है कि नहीं, मैंने कहा था बेटा ना कि पर्दा प्रथा जो है घर के अंदर पर्दा प्रथा नहीं था, लेकिन जब औरतें घर के बाहर जाती थी वो पर्दा करती थी। गुप्त काल के बारे में शायद जो है मैं पढ़ा रहा था, उसी समय किसी बच्चे ने इसी बैच में शायद पूछा था। तो छोटी छोटी चीजों को क्या है, इसे आप लोग को बच्चों जो है ध्यान देना है। घर के अंदर पर्दा प्रथा नहीं था, लेकिन घर के बाहर जो है पर्दा प्रथा, महिलाएं जब बाहर जाती थी तो वो पर्दा करती थी। अगला पॉइंट बच्चों कीजिए, ताम्रपाषाण काल के लगभग सभी स्थानों से
ताम्रपाषाण काल के लगभग सभी स्थानों से व्यापक पैमाने पर मृदभांड अर्थात मिट्टी के बर्तनों की प्राप्ति हुई है। मृदभांड अर्थात मिट्टी के बर्तनों की प्राप्ति हुई है। और इसके अंतर्गत गेरुआ मृदभांड ब्रैकेट में OCW तथा काले और लाल मृदभांड ब्रैकेट में BRW, गेरुआ मृदभांड तथा काले और लाल मृदभांड ब्रैकेट में BRW का प्रयोग मिलता है। हेडिंग दे दीजिए, ताम्रपाषाण काल की धार्मिक विशेषता। लिखिए, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के समय तक यहां के लोगों की अपनी कुछ निश्चित धार्मिक मान्यताएं विकसित होने लगी थी। जैसे कि परिवार के मृतक व्यक्ति के शव को घर के अंदर ही दफना दिया जाना, तथा मृत शरीर के साथ साथ उनके दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे कि खड़ाऊं बर्तन और पालतू पशु कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। इससे ताम्रपाषाण काल के लोगों के निश्चित धार्मिक विश्वास और परंपराओं पर प्रचलित परंपराओं पर प्रकाश पड़ता है। अंतिम पॉइंट है बच्चों, ताम्रपाषाण काल के लोग वृषभ तथा मातृदेवी की पूजा करते थे। इस प्रकार ताम्रपाषाणिक संस्कृति पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के मध्य एक सेतु के रूप में संक्रमण काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए भाई गुंजेश, मैंने आपके अभिवादन को देखा बेटा, सर हम मिथिला के धरती सा आहा के गोर लगे छी। चलिए बच्चों, जो है तो प्राचीन काल औपचारिक रूप से आप लोग का समाप्त हो गया। एक बहुत ही छोटा सा मुद्दा है, वो मुद्दा कौन सा है? तो वो मुद्दा जो है प्राचीन भारत में सामंतवाद है। प्राचीन भारत में सामंतवाद, फ्यूडलिज्म इन एंशिएंट इंडिया, अब बच्चों सामंतवाद क्या है? तो आपने क्या देखा था, सातवाहन काल से क्या हुआ? सातवाहन काल से सर्वप्रथम भूमिदान के प्रथा की शुरुआत हुआ। सिंस द सातवाहना पीरियड वी गेट द एविडेंसेस ऑफ द लैंड ग्रांट सिस्टम। भूमिदान का बच्चों उद्देश्य क्या था? तो इस भूमिदान का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो जो उद्देश्य है वह है कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना। कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना। तो जो कृषि योग्य भूमि है मींस कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फ्यूडलिज्म इट वाज टू
एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन सातवाहना पीरियड। पहले के जमाने में बच्चों क्या था, आज जो है कहा जा रहा है ना, पौधे लगाओ पौधे लगाओ, पेड़ लगाओ, हरियाली लाओ, और क्या क्या है। आजकल एक मैं देख रहा था बहुत ज्यादा जो है व्हाट्सएप या फेसबुक पे कहीं पे रील जो होता है ना, आजकल रील चला हुआ, रील पे देख रहा था कि एक लोग ट्रैक्टर चला रहे हैं और ट्रैक्टर पे पूरा का पूरा एक पेड़ ही, मतलब इतना धूप और इतने गर्मी से लोग परेशान हैं कि अरे ट्रैक्टर पे क्या होगा, छतरी होगा, वही होगा ना, कपड़े का छतरी होता है, गर्मी तो लगता ही है। तो बाकायदे पूरा पीपल के पेड़ की शाखा जो है, मोटा सा जो शाखा है उसमें खूब सारे पत्ती लगे, उसी को ट्रैक्टर में पीछे बांधे हुए हैं। तो आज बच्चों क्या है, आज पर्यावरण को बचाना एक चुनौती है, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। तो जिस पर्यावरण को बचाना एक चुनौती है, उस जमाने में बच्चों उसी जंगलों को साफ करना एक चुनौती था। जंगल ही जंगल थे, जंगलों को काट करके क्या था कि किसी को भूमि दान दे देंगे, मानव स्वभाव से लालची प्राणी होता है, जंगलों को साफ करके खेती योग्य बना लेगा, उससे कुछ अनाज उपजेगा, अनाज उपजेगा तो उसका 1/3 वो राज्य को कर देगा। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से कृषि योग्य भूमि का विस्तार जो है भूमिदान की परंपरा से होता है। आगे की कहानी क्या है भाई, तो आगे की कहानी यह है कि यह भूमिदान कृषि योग्य भूमि के विस्तार के लिए दिया गया, विशेष करके किसे दिया गया, विशेष करके ब्राह्मण वर्ग को दिया गया। अब ब्राह्मण वर्ग को भूमिदान दिया गया तो इस भूमि को क्या कहते हैं, इस भूमि को अग्रहार भूमि कहते हैं, अग्रहार भूमि जो है वो कहते हैं। अब ब्राह्मण वर्ग को क्यों दिया गया, दूर दराज के क्षेत्र में, भाई राजधानी के पास में थोड़ी देंगे, राजधानी के पास में तो राजा का लाव, लश्कर, मंत्री परिषद, सेना सब होती थी। जब भी देंगे बच्चों तो कब देंगे, नहीं बेटा देखता नहीं, कोई शेयर कर दिया था कि इतना ज्यादा जो है गर्मी है, इस बार 160 सालों का या 140 सालों का रिकॉर्ड टूटा था, तो आप लोग भी जो है उसे देखे होंगे। तो आइए बच्चों, क्या है कहानी का मुद्दा यह है कि ब्राह्मण को ही भूमिदान क्यों दिया गया। तो ब्राह्मण वर्ग को भूमिदान दूर दराज के क्षेत्र में दिया गया। मान लीजिए राजा जो है पाटलिपुत्र बिहार में है, भूमिदान दिया गया छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के वनीय क्षेत्र में जहां पे जनजातीय लोग हैं। अब ब्राह्मण वर्ग से क्या आशा किया गया, तो ब्राह्मण वर्ग को 3 उत्तरदायित्व दिया गया, 3 उत्तरदायित्व दिया गया। अब ये जो 3 उत्तरदायित्व हैं वो क्या क्या हैं भाई, पहले मुद्दे के बाद ब्राह्मण वर्ग को ही क्यों दिया गया। तो धर्म के व्याख्याता प्राचीन काल में ब्राह्मण ही थे। तो राजा इस आशा में इनको देता है भाई कि वो जनजाति लोग हैं, राज्य को नहीं मानते हैं, अलग थलग जीवन शैली जीते हैं, आप उन्हें क्या करेंगे, उनकी स्वामी भक्ति राजा के प्रति, राज्य के प्रति सुनिश्चित करेंगे। कैसे सुनिश्चित करेंगे, तो धर्म का रास्ता बताकर, धर्म की दुहाई देकर। ब्राह्मण वर्ग दूर दराज के क्षेत्र में गए भाई, तो राजा को कहा कि ये देवत्व का आरोपण करते हैं, कहते हैं ये पृथ्वी पर ईश्वर की छाया है, उनको बाकायदे उपाधियां मिलती हैं, देवा नाम प्रियदसी, दैव पुत्र शाही, शाहानुशाही, देवताओं के पुत्र शाह मतलब राजा, राजाओं के राजा, महान राजा। सम्राट अशोक कहते हैं देवा नाम प्रियदसी, देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी। अब ब्राह्मण वर्ग क्या करता था, जनजाति लोगों की स्वामी भक्ति राजा के प्रति, राज्य के प्रति सुनिश्चित करता था। जो क्षेत्र उनको मान लीजिए 1-2 जिला उनको दान में दिया गया, 1-2 जिला दान में दिया गया, तो वहां पे वो 3 काम करेंगे। कान खोल के सुनिएगा, मेंस में पूछा गया है, पिछले ही साल बच्चों या उसके पिछले साल मेंस में पूछा गया है, कान खोल के सुनिएगा। कौन से 3 काम है भाई, तो इस 3 काम में जो पहला काम है, कानून और व्यवस्था की स्थापना करना, और व्यवस्था की स्थापना करना। अगला कौन सा काम उनको दिया गया, द फर्स्ट वर्क इट वाज टू इंश्योर द लॉ एंड ऑर्डर। दूसरा काम क्या दिया गया, तो दूसरा काम जो है कानून और व्यवस्था के साथ साथ कहा गया कि आप भू राजस्व का, जो खेती योग्य भूमि बनाए हैं वहां पर भू राजस्व का संग्रहण करेंगे, लैंड रिवेन्यू का कलेक्शन करेंगे। जितना खेती योग्य जमीन हो गया, मान लीजिए 500 बीघा खेती योग्य हो गया, 500 बीघा से क्या करेंगे, वहां के लोगों से कहेंगे भाई कि 2/3 तुम्हारा हुआ, 1/3 राज्य का हिस्सा हुआ, तो भू राजस्व का संग्रहण करवाइए। तीसरा, जिस क्षेत्र में जाएंगे बच्चों, बर्तन क्या है, बर्तन निर्जीव होता है, बर्तन तो कोई सजीव है नहीं, वो निर्जीव है। बर्तन का जो पॉट होता है, जहां पे 10, 20, 50 बर्तन रखे हैं, वो निर्जीव हैं। बर्तन निकालिए तब भी उनमें खनखनाहट होती है, आवाज निकलती है। मानव तो जीता जागता सोचने समझने वाला पूरा एक कौम है, जहां पे मानव का झुंड रहेगा बच्चों, ये स्वाभाविक है, उनमें कुछ ना कुछ विवाद जो है होंगे ही होंगे। तो जिस क्षेत्र में दान दिया गया है वहां पे तीसरा वाला काम कौन सा करेंगे, तो तीसरा वाला काम, वहां के लोगों में अगर आपसी कोई झगड़ा है तो न्याय प्रदान का काम करना, न्याय प्रदान करना। देयर वेर द 3 responsibility of the who were the receiver of the land grant. The first responsibility it was to ensure the law and order in that particular area. The second responsibility it was to collection of the land revenue taxes, and the third one was to ensure the judicial administration.
अब यही तीन काम बच्चों कौन करता था? जो केंद्र में बैठा हुआ राजा होता था, बस यही तीन काम। वो जमाना लोक कल्याणकारी राज्य का नहीं था। जैसे आज क्या है, आज आपके गांव में सड़क नहीं है तो टेंशन सरकार की है, उसे बनवाना है। घर में टॉयलेट नहीं है तो टेंशन सरकार की है, उसे बनवाना है। रोजगार नहीं है तो मनरेगा में काम दिलवा देना है। कितना अनाज देना है, वृद्धा को पेंशन, हर काम सरकार कर रहा है। वो जमाना बेटा सरकार कर बहुत कम लेती थी, इसलिए कोई काम नहीं करती थी। तो कुल मिलाजुला करके क्या है, कुल मिलाजुला करके अब तीन उत्तरदायित्व ये निभाने लगे। यही काम, बस तीन काम केंद्र का राजा करता था। आप बच्चों डीएम साहब बनेंगे तो आप जनता के माई बाप होंगे, ना कि सीएम साहब और ना कि पीएम साहब। आम जनता का माई बाप बच्चों कौन होता है? आम जनता का माई बाप कलेक्टर साहब, डीएम साहब होते हैं। क्यों होते हैं भाई? जिले की जो समस्या है, जिले की समस्या को डीएम साहब सुनते हैं। आम व्यक्ति के लिए मजाक है क्या जाके सीधे सीएम से मिल लेना और पीएम से मिल? बड़े बड़े हाई प्रोफाइल बेटा सीएम और पीएम से मिल ही नहीं पाते हैं, आम जनता जाके उनसे मिल लेगी। तो आम जनता का माई बाप डीएम साहब हैं। क्यों? क्योंकि उनके सारे दुखों को सुनने वाला कलेक्टर साहब हैं। तो वही बात है बच्चों की, उस जमाने में आम जनता का माई बाप, जिसको उस क्षेत्र विशेष का भूमि दान मिला है, वो क्या जाने केंद्र का राजा कौन होता है। इस तरीके से क्या होती है, इस तरीके से क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होता है इस भूमिदान से। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है बच्चों? सातवाहन काल से भूमिदान हुआ। गुप्तोत्तर काल से क्या होता है? गुप्तोत्तर काल से यह भूमिदान प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी दिया जाने लगा। गुप्तोत्तर काल से यह भूमिदान प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी दिया जाने लगा। अब प्रशासनिक पदाधिकारियों को दिया जाने लगा तो यहीं से क्या होता है? यहीं से जो है सामंती प्रवृत्तियां उभरना शुरू होती हैं। सामंती शक्तियों का उदय होता है। और यही सामंती शक्तियों का उदय क्या है? एक जटिल व्यवस्था का निर्माण करता है। जटिल व्यवस्था का निर्माण करता है। और इसी जटिल व्यवस्था को क्या कहते हैं? इसी जटिल व्यवस्था को सामंतवाद कहते हैं। अब मुद्दे की बात है बच्चों की, ये जो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होता है प्रशासनिक पदाधिकारियों को भूमिदान के बाद, कौन सी जटिल व्यवस्था का निर्माण होता है? कुछ समझ में आ रहा है बेटा या ऊपर से जा रहा है? क्या चल रहा है? कौन सी खिचड़ी चल रही है, पक रही है? मुझे भी बताइए। सामंतवाद कुछ समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? डीएम साहब, पीएम साहब से जोड़ रहा हूं, कलेक्टर साहब से जोड़ रहा हूं, क्या हो रहा है? बड़ा शांति भी दिख रहा है कमेंट बॉक्स में। जरा कुछ बोलिए कमेंट बॉक्स, मुझे भी पता चले पॉज हो गया है या चल रहा है। अगर जिंदगी में डिमोटिवेट हो तो बिहार के सत्यम। मुझे कमेंट नहीं दिख रहा, मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल बेटा वो है। चलिए, कोई टेक्निकल अगर वो भी होगा, बाधा भी होगा तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि वहीं पे जिंदगी में डिमोटिवेट हो, वहीं पे अटका हुआ है। आइए जो है, तो जो जटिल व्यवस्था क्या है भाई? तो सामंतवाद का प्रभाव उसी को कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को जो है जटिल व्यवस्था जो है, वही जो है सामंतवाद का प्रभाव है। क्योंकि ये मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सामंतवाद का प्रभाव जो है राजनैतिक प्रभाव है, सामाजिक प्रभाव है, आर्थिक प्रभाव है और धार्मिक प्रभाव है। आर्थिक प्रभाव और धार्मिक प्रभाव है। धार्मिक प्रभाव है। तो चलिए जो है इसको लिख लीजिए, बहुत ही छोटा सा ये मुद्दा है और पूछा गया मेंस में है, इसलिए इसे लिखना जरूरी है। हेडिंग दे दीजिए, प्राचीन भारत में सामंतवाद। प्राचीन भारत में सामंतवाद का उदय और विकास। प्राचीन भारत में सामंतवाद का उदय एवं विकास। देखिए, वस्तुतः सामंतवाद एक यूरोपीय अवधारणा है। एक यूरोपीय अवधारणा है तथा एक बार कमेंट पॉज हो गया, उसे वो कर दीजिए। तो एक यूरोपीय अवधारणा है तथा भारत में इसका प्रचलन राम शरण शर्मा के द्वारा यूरोपीय सामंतवाद के तर्ज पर पड़ा। अभी अमन बेटा प्रभाव लिख लीजिए, फिर मैं उसको बता दे रहा हूं। एक बार लिख लीजिए, फिर बता देता हूं। भारत में इसका प्रचलन यूरोपीय सामंतवाद के तर्ज पर पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट कीजिए। मौर्योत्तर काल में सर्वप्रथम
हाँ बेटा, आज एंशियंट खत्म हो जाएगा। मौर्योत्तर काल में सर्वप्रथम सातवाहन शासकों के काल में, सर्वप्रथम सातवाहन शासकों के काल में भूमि दान की प्रथा से, सातवाहन शासकों के काल में भूमि दान की प्रथा से भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में, भूमि दान की प्रथा से भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में सामंतवाद का उदय हुआ। भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में सामंतवाद का उदय हुआ। नेक्स्ट, भूमि दान का उद्देश्य, भूमि दान का उद्देश्य कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना था। भूमि दान का उद्देश्य कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना था तथा इस प्रथा की शुरुआत में ब्राह्मण वर्ग को भूमि दान दिया गया। तथा इस प्रथा की शुरुआत में ब्राह्मण वर्ग को भूमि दान दिया गया। नेक्स्ट, ब्राह्मण वर्ग को दान में दी गई भूमि को, ब्राह्मण वर्ग को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय या अग्रहार भूमि कहा जाता, ब्रह्मदेय या अग्रहार भूमि कहा जाता था। ब्रह्मदेय या अग्रहार भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट, गुप्तोत्तर काल से कृषि योग्य भूमि के विस्तार के लिए, नेक्स्ट, गुप्तोत्तर काल से कृषि योग्य भूमि के विस्तार के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को भी, गुप्तोत्तर काल से कृषि योग्य भूमि के विस्तार के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को भी भूमि दान दिया जाने लगा। प्रशासनिक अधिकारियों को भी भूमि दान दिया जाने लगा। ये बेटा नेहा जो है ये थीमेटिक टॉपिक, पूरे प्राचीन भारत से जुड़ा हुआ टॉपिक है। ताम्रपाषाण काल खत्म हो गया, यूनिट वाला कहानी अब खत्म हो गया, अब पूरे प्राचीन काल से जुड़ा ताम्रपाषाण काल का मुद्दा है, वही चल रहा है। तो गुप्तोत्तर काल से कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया गया। कृषि योग्य भूमि के विस्तार के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को भी भूमि दान दिया जाने लगा। प्रशासनिक अधिकारियों को भी भूमि दान दिया जाने लगा। नेक्स्ट, भूमि के प्राप्तकर्ताओं या दानकर्ताओं को, भूमि के दानकर्ताओं को, सॉरी भूमि प्राप्तकर्ता को अपने भूमि दान प्राप्त क्षेत्र में, अपने भूमि दान प्राप्त क्षेत्र में 3 उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना होता था। 3 उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना होता था। इसके अंतर्गत डैश देकर के लाइन चेंज, संबंधित क्षेत्र में राजस्व संग्रह का कार्य, संबंधित क्षेत्र में राजस्व संग्रह का कार्य। नेक्स्ट, कानून और व्यवस्था स्थापित करने का कार्य, कानून और व्यवस्था स्थापित करने का कार्य। नेक्स्ट, न्याय प्रणाली प्रदान करने का कार्य, न्याय प्रणाली प्रदान करने का कार्य। नेक्स्ट कीजिए, कानून व्यवस्था के स्थापना के क्रम में ही, कानून व्यवस्था के स्थापना के क्रम में ही इन भूमि दान प्राप्तकर्ताओं के द्वारा, कानून व्यवस्था स्थापना के क्रम में ही इन भूमि दान प्राप्तकर्ताओं के द्वारा सेना का गठन आरंभ किया गया, सेना का गठन आरंभ किया गया। और अब ये राजा के अधीनस्थ, अब ये राजा के अधीनस्थ शासक वर्ग के रूप में उभरे, अधीनस्थ शासक वर्ग के रूप में उभरे। हेडिंग दे दीजिए सामंतवाद का प्रभाव, सामंतवाद का प्रभाव। अब राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव, उसके नीचे हेडिंग दे दीजिए राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव। ये मेंस का बेटा प्रश्न है, उसका मॉडल आंसर आप लोग लिख रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव लिखिए, सामंतवाद के कारण राजनीतिक विकेंद्रीकरण को, सामंतवाद के कारण राजनीतिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिला, राजनीतिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिला और केंद्रीय शक्ति कमजोर हुई, और केंद्रीय शक्ति कमजोर हुई। फुल स्टॉप। केंद्र में सत्ता कमजोर होने के कारण, केंद्र में सत्ता कमजोर होने के कारण विदेशी आक्रमणों की तीव्रता में वृद्धि हुई। केंद्र में सत्ता कमजोर होने के कारण विदेशी आक्रमणों की तीव्रता में वृद्धि हुई, विदेशी आक्रमणों की तीव्रता में वृद्धि हुई। नेक्स्ट, सामाजिक क्षेत्र में प्रभाव। हेडिंग दीजिए सामाजिक क्षेत्र में प्रभाव। बुद्धिज्म जैनिज्म बेटा ना सिलेबस पलट लीजिए कभी कभी आप लोग, ये आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, बार बार दिमाग का दही है। इस बैच में चौथी या 5वीं बार मैं कंफर्म कर रहा हूं। नींद से बेटा जग जाइए, बुद्धिज्म जैनिज्म का पल्ला छोड़ दीजिए, वो कला और संस्कृति में होंगे।
सामाजिक क्षेत्र में प्रभाव लिखिए, इस काल के दौरान महिलाओं और दासों की स्थिति में, इस काल के दौरान महिलाओं और दासों की स्थिति में गिरावट देखने को मिलता है, दासों की स्थिति में गिरावट देखने को मिलता है तथा शूद्रों के साथ अमानवीय व्यवहार में वृद्धि हुआ, शूद्रों के साथ अमानवीय व्यवहार में वृद्धि हुआ। नेक्स्ट, आर्थिक क्षेत्र पर प्रभाव, आर्थिक क्षेत्र पर प्रभाव देखिए, इस काल के दौरान, इस काल के दौरान व्यापार और वाणिज्य में सामंती प्रवृत्तियों के विकास के कारण, सामंती प्रवृत्तियों के विकास के कारण क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा मिलने से, क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा मिलने से कमी आया। व्यापार और वाणिज्य में सामंती प्रवृत्तियों के विकास तथा क्षेत्रीयतावादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलने से कमी आया, कमी आया। नेक्स्ट है बच्चों, नगरीकरण के स्तर में पतन देखने को मिलता है, नगरीकरण के स्तर में पतन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, व्यापार वाणिज्य में पतन कौमा, व्यापार वाणिज्य में पतन कौमा, नगरीकरण के स्तर में गिरावट से, नगरीकरण के स्तर में गिरावट से सिक्कों के प्रचलन में भी कमी आया, सिक्कों के प्रचलन में भी कमी आया। और इस प्रकार एक बार पुनः प्राचीन कालीन वस्तु विनिमय प्रणाली को बढ़ावा मिला, वस्तु विनिमय प्रणाली को बढ़ावा मिला। अगला हेडिंग है बच्चों, धार्मिक क्षेत्र में प्रभाव या धार्मिक क्षेत्र पर प्रभाव। अगला हेडिंग दे दीजिए, धार्मिक क्षेत्र पर प्रभाव। लिखिए, भूमिदान की प्रथा से ब्राह्मण वर्ग भूमिपति बनकर उभरा और इससे धार्मिक आडंबर को बढ़ावा मिला, नेक्स्ट, ब्राह्मण वर्ग के आर्थिक रूप से मजबूत होने से मंदिर अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा मिला, तथा अब मंदिरों को भी भूमिदान दिया जाने लगा, और मंदिर में देवदासी प्रथा का प्रचलन एक नकारात्मक पहलू के रूप में उदित हुआ। चलिए बच्चों, जो है तो सामंतवाद भी खत्म हो गया। एक पहलू शायद मैंने आप लोगों से चर्चा किया है कि नहीं, प्राचीन भारत में श्रेणी संगठन जो है, ये मैंने कभी आप लोग से चर्चा किया था कि किया तो जरूर रहा हूंगा बेटा, कि हर व्यापारियों का अपना अपना समूह होता था। व्यापारियों का जो अपना अपना समूह होता था, जैसे सोने के व्यापारियों का अपना समूह है, चमड़े के व्यापारियों का अपना समूह है। इन व्यापारियों के अपने अपने समूह को श्रेणियां कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था। अपने अपने समूह को श्रेणी कहा जाता था। ये अपने सिक्के ढलवाते थे। ये श्रेणियां जो है अपना झंडा जो है प्रचलित करती थी। ये श्रेणियां न्याय प्रदान करने का काम करते थे। ये श्रेणियां जो है श्रेणी संगठन है, जिसे गिल्ड सिस्टम कहते हैं। नहीं किया था बेटा तो सुन लीजिए। श्रेणी संगठन किसे कहते हैं? श्रेणी संगठन प्राचीन काल में प्राक मौर्य काल में व्यापारियों का अपना अपना समूह उभरने लगा। जैसे सोने के व्यापारियों का अपना समूह, चमड़े के व्यापारियों का अपना समूह। ये व्यापारी व्यापार के लिए एक निश्चित समय विशेष पे नगाड़ा पिटवा करके घोषणा करवाते थे कि फला महीने के फला तारीख पर हम लोग व्यापार के लिए निकलेंगे। तो उस व्यापार के सारे व्यापारी उसी दिन निकलते थे। क्यों? क्योंकि बेटा पान सिंह तोमर मूवी तो देखे होंगे। पान सिंह तोमर कहते हैं ना कि चंबल में डाकू नहीं बागी रहते हैं कुछ। पहले के जमाने में डाकू जो है वो व्यापारियों का सामान छीन लेते थे, तो सब एक साथ में निकलते थे। तो 200-400 व्यापारी एक साथ निकलते थे। व्यापारियों का अपना कारवां निकलता था। 200-400 रुपया कुछ अपना पैसा देकर के लठैत 100-150 का लठैत बुलाते थे। वो उनके सामानों की सुरक्षा करते थे। अब ये व्यापारी बैंक के रूप में काम करते थे। बैंक के रूप में मतलब कि अगर कोई छोटा व्यापारी है, उसे पैसा चाहिए, और कोई ऐसा व्यापारी है कि बहुत ज्यादा पैसा है, तो अपने श्रेणी को दे देता था। वही पैसा छोटे व्यापारी को ब्याज पे दिया जाता था। आपस में सोने के व्यापारियों में अगर कोई झगड़ा है तो वो न्यायालय में, कोर्ट में नहीं जाएगा। वो आपस में ही पंच बनकर के बैठते थे और पंच बनकर के फैसला दे देते थे। तो वो न्याय प्रदान करने का काम करते थे, बैंक के रूप में काम करते थे। अपने झंडे और अपने सिक्के जारी करते थे। श्रेणियों के अपने सिक्के होते थे। कब से? प्राक मौर्य काल से। तो चलिए बेटा, यहीं पे क्या हुआ? यहीं पे प्राचीन भारत समाप्त हुआ। कल से हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री को शुरू करेंगे।
तो आज की मुलाकात यहीं तक, कल फिर से मिला जाएगा इसी समय इसी मंच पर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।